नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कपास के प्राइसेस की, जहां पर कॉटन में हमने कीमतों को लगातार गिरते हुए देखा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या फिर घरेलू मार्केट्स में, जहां पर फसल कम होने के बावजूद भी इस बार कपास के प्राइसेस में बहुत पैसा नहीं बना। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चने की, जहाँ पर बुआई कुछ कम हुई है और भावों में लगातार तेज़ी बनी हुई नजर आई है। ऑफकोर्स सरकार की पॉलिसीज़ के हिसाब से इंपोर्ट चना का अभी भी जारी है, लेकिन क्या वो भरपाई कर पाएगा और सरकार की नीतियाँ यहाँ पर 2025 में कैसे रह सकती हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। और बात करेंगे यहाँ पर बेस मेटल्स की, क्योंकि इवन एज एनर्जी में गिरावट है और सोने चांदी में तेज़ी के साथ ये साल खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बेस मेटल्स कहीं बीच में अटकते हुए फंसते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पर किन चीज़ों पर नज़र रखनी होगी, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सीएआई के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, स्पिनर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रिपुल पटेल, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चने पे। हमारे साथ होंगे लक्ष्मी नारायण उद्योग के मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर बेयानी। शुरुआत लेकिन कॉटन के साथ कर लेते हैं। और अतुल जी, अगर 2024 की तरफ हम पीछे मुड़कर देखें तो ये साल बहुत उठापटक वाला रहा, इंडस्ट्री के लिए भी और किसानों के लिए भी, स्टेक होल्डर्स के लिहाज से भी। फसल कम रही, लेकिन उसके बावजूद भी भावों में कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। आप कैसे देखते हैं इस साल को? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। आपने कहा ऐसा ही, बहुत उठापटक देखी। आइस फ्यूचर ऊपर में आज से कुछ महीने पहले 102 सेंट तक जाके आया और आज वो 69 सेंट है। तो करीब करीब यूएसए में हम बोल सकते हैं 30-35% रेट कम हुए ऊपर से। इंडिया में जो भाव ऊपर में 62,000 थे सितंबर एंड में, वो 2 महीने में नए क्रॉप आने के वो 53,500, 54,000 हो गए। और आज वो भी रेट स्टडी है, क्योंकि सीसीआई 70% माल एमएसपी पे खरीद रहा है। तो हम ये भाव स्टडी रखने में कामयाब हुए, नहीं तो ये भाव और नीचे चले जाते। तो ये जो साल रहा वो बहुत, और जिसने भी 2 साल से तेजी का धंधा किया वो उन्होंने इस साल 2 साल से लॉस कर रहे हैं। स्पिनिंग मिलों ने भी लास्ट 2 साल में या 2024 में बहुत कुछ पैसा कमाया, ऐसा नहीं है। मगर जब से नया क्रॉप आया 7 महीने से, स्पिनिंग मिल के लिए थोड़ा अच्छा टाइम आया। मगर सीसीआई की एमएसपी होने की वजह से जीनर्स, ब्रोकर्स और ट्रेडर्स, उनके पास काम कम हो गया है। तो कुछ हम कह सकते हैं कि मिला जुला साल रहा मनीषा जी। एब्सोल्युटली। अगर 70% फसल यहाँ पर सीसीआई ही खरीद रही है तो जिनर्स और ब्रोकर्स के लिए काम ऑफ कोर्स यहाँ पर कम ही रहा होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि स्पिनर्स ने कुछ बहुत यहाँ पर मुनाफा जरूर कमाया है, तो स्पिनर एसोसिएशन से ही बात कर लेते हैं। रिपुल पटेल जी, नमस्कार। आप कैसे देखते हैं ये साल और ये जो नया सीजन गया, उसमें क्या सेंस रही? नमस्कार सभी दर्शकों को। एक्चुअली लास्ट 2 इयर्स, दो साल तक तो स्पिनर्स ने काफी सारा घाटा झेला है। बट इस साल कॉटन का प्राइस कम होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन यार्न और कॉटन प्राइस का बैलेंस है। तो अभी पिछले 2 महीने से स्पिनर्स को कैश लॉस नहीं हो रहा है। बट नाउ अगर ये कॉटन प्राइस स्टेबल रहता है और ज्यादा यार्न प्राइस डिप्लीट नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स इस साल अनुमान बहुत अच्छा है। एंड वी सी के इस साल स्पिनर्स ने जो 2 साल नुकसानी किया है वो इस साल भरपाई कर सके। राइट, चलिए, तो कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर मार्केट्स में जरूर आते हुए नजर आ रही है। अतुल जी, आपके पास फिर लौटेंगे। अब 2025 का साल किस तरह से बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि काफी कुछ रहेगा। अभी तो हम डोमेस्टिक मार्केट और आइस की शायद बात कर रहे हैं, लेकिन आगे जाते हुए करेंसी कैसी रहेगी, ट्रंप की तरफ से टैरिफ्स किस तरह के यहाँ पर आ सकते हैं, चाइना की डिमांड कैसी होगी, काफी सारी चीजें अब यहाँ पर देखनी होंगी। जी, देखिए 2025 भी हमें बहुत, ऐसा नहीं लगता है बहुत तेजी आ जावे कॉटन में, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कॉटन अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने फर्स्ट टर्म का बिहेवियर देखा था, वो अगर सेम कंटिन्यू रहा और उन्होंने चाइना पे ज़्यादा ड्यूटी लगाई, तो चाइना अगर कॉटन नहीं खरीदता यूएसए का, तो जो अभी 69-70 सेंट है वो 62-65 सेंट भी हो सकता है। तो अगर आइस फ्यूचर में 5 से 10 सेंट घटे, तो यहाँ फिर से कॉटन के भाव कम होने की संभावना है। तो हमारे को ट्रंप पे बहुत नजर रखनी पड़ेगी। और 14 जनवरी के बाद हम लोग कॉटन वाले बोलते हैं कि संक्रांत के बाद
सीजन बदलता है, चेंजेस आते हैं। अगर फर्स्ट हाफ में मंदी है तो दूसरे हाफ में तेजी होती है। पर ये जो तेजी मंदी है, अब वो ज्योतिष के हिसाब से तो नहीं, ट्रम्प जी के हिसाब से चलेगा। तो वो देखना है कि अभी 2-3 दिन से बात आ रही है कि ट्रम्प जी अभी थोड़ा चेंज हो जाएंगे, थोड़ा चाइना को साथ में लेंगे और उसको बोलेंगे कि यूएसए से 50 लाख बेल आप कपास हमारे से खरीदो, हम आपसे इंपोर्टेड खरीदेंगे। अगर वैसा हुआ तो बोलते हैं कि आइस फ्यूचर जो 69 है वो 85-90 भी हो सकता है। तो 20 तारीख के बाद ही आइडिया आएगा कि क्या होने वाला है, मनीषा जी। एब्सोल्युटली। रिपल पटेल जी, आप भी यही करेंगे कि कहेंगे कि अब जो भी होगा 20 के बाद होगा, और ज्योतिष और इकोनॉमिक्स और फसल क्या है कितनी है उसके ऊपर अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब नहीं ट्रम्प जी ही डिसाइड करेंगे। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली एक पॉइंट अभी और भी है। ब्राजील का जो कॉटन उत्पादन है वो पिछले 2 साल से लगातार बढ़ोतरी पे है, और मेरे ख्याल से आने वाले और 2 साल में ब्राजील का क्रॉप बहुत ही बढ़ेगा। बट लॉन्गर टर्म, ये तो शॉर्ट टर्म की बात है, बट लॉन्गर टर्म अगर स्पिनर्स को मुनाफा कमाना है तो आई थिंक जो हमारा ईल्ड पर एकरेज ईल्ड है वो आई थिंक इंडिया का वन ऑफ द लोएस्ट ईल्ड है। प्रति हेक्टर उत्पादिता है जो हमारी वो 450 से 475 केजी पर हेक्टर है। हालांकि ब्राजील की अगर आप देखा जाए तो वो 1800 से 1900 केजी प्रति हेक्टर है। तो अगर ये होता है तो सरकार भी खुश, हम भी खुश। और ट्रम्प अगर चाइना से हाथ बढ़ा लेता है या मोड़ लेता है तो भी इंडिया को, अगर ये सीड्स टेक्नोलॉजी बदली जाए तो इंडिया विल बी इनविंसिबल, हम अभेद हो जाएंगे। राइट। और हमें अमीर होना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मच ऑन द लोअर साइड है। और जैसे रिपल जी आपने कहा, ईल्ड के तो बड़े बुरे हाल हैं, हम 500 पे भी नहीं हैं और ब्राज़ील 1900 पे है, तो क्लियरली एक रिलेटिव थियोरी भी यहाँ पर काम करते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन एक पॉइंट आपका जरूर लेते हैं कि अगले साल में काफ़ी सारी अनसर्टनिटीज़ हैं और किस तरफ बाजार जाते हैं उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एज अ सेक्टर, और आपको अगर एक सेंस देनी हो कि बेरिश जाएं, न्यूट्रल रहें, बुलिश जाएं कॉटन के हिसाब से, तो आप क्या कहेंगे? खैर मनीषा जी, मैं अतुल जी को काफी गौर से सुन रहा था, और जैसे उन्होंने कहा कि आइस कॉटन जो है ये $68 पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से बढ़ने की संभावनाएं भी इसकी कम नजर आती है। हमारे यहाँ से अगर एक्सपोर्ट अच्छी मात्रा में नहीं होता है तो डोमेस्टिक फसल भले 300 लाख गांठ के अंदर हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिमांड को ऐड नहीं कर पाएगी। इंपोर्ट्स हमारे यहाँ अगर बढ़ जाते हैं तो मेरे हिसाब से और भी प्रेशर ऐड ऑन करेगा। फसल जो है भी नई फसल आई है तो आवक का प्रेशर कंटिन्यू रहना ही है, और इसमें सीसीआई जो है एमएसपी पर खरीदारी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें तेजी का रुख बिल्कुल रुकेगा। मिलर्स के लिए पैरिटी नहीं बनेंगे तो एक्स्ट्रा वैगन करके वो बहुत ज्यादा बाइंग नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के मुझे मिला जुला कारोबार लगता है, अत्यधिक तेजी मुझे इन भावों में अभी भी नजर नहीं आती। तो तेजी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है जहां पर कॉटन के प्राइसेस में, लेकिन आने वाले साल में काफ़ी सारी अनसर्टनिटी ज़रूर हैं। और जो दोनों ही एक्सपर्ट्स ने हमें बताई हैं कि कॉटन और टेक्सटाइल दोनों ही इंडस्ट्रीज अब यहाँ पर 2025 को लेके कैसे चल रही हैं। अतुल जी, रिपल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और दर्शकों को अवगत कराने के लिए इससे कि किस तरह से रहा 2024 और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं 2025 से। वाले इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे चने की, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, और ऑफकोर्स बाकी दालों में किस तरह से 2025 उभर सकता है, बताएंगे आपको। यहाँ पर चने की कर लेते हैं और लक्ष्मी नारायण उद्योग के मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर बियानी हमारे साथ हैं और दिनेश सोमानी जी तो बने ही हुए हैं। मधुर जी, आपसे मेरी इस वीकेंड पे भी बात हो रही थी, हम दिल्ली में मिले थे, जहां पर चने को लेकर आपको लग रहा था कि एक स्टेबिलिटी और तेजी के साथ कारोबार रह सकता है, शॉर्ट तो करना ही नहीं है। आपसे क्यूज लेना चाहेंगे क्योंकि वो बात हम एक रूम फुल ऑफ पीपल सुन रहे थे, लेकिन अब पूरे दर्शक जानना चाहेंगे कि चने को लेकर क्या फसल है, किस तरह की खरीदारी है, सरकार की पॉलिसीज, और आप क्या नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार मनीषा जी। ऐसा है कि मैंने आपको बताया था वीकेंड पे हम जब दिल्ली में मिले थे कि चने की स्विंग गवर्नमेंट के फिगर्स के हिसाब से लास्ट ईयर से 1 या 2% ज्यादा है। बाकी ग्राउंड रियलिटी ये नहीं कहती है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। महाराष्ट्र और एमपी में चने के स्विंग को बड़ा डेंट लगा है। और रही बात मार्केट आउटलुक की, तो मार्केट में एक डिमांड की कमी है, लिक्विडिटी का एक बड़ा क्राइसिस है। पल्सेस इंडस्ट्रीज ड्यू टू तुअर में मंदी आई है, उसके बाद में ये मटर येलो पीज में मंदी आई है, उसके बाद चने मंदी आई है। तो एक काफी बड़ा अमाउंट
वॉश आउट हुआ है इंडस्ट्री में से, तो एक पल्सेस इंडस्ट्रीज एक लिक्विडिटी क्राइसिस से गुजर रही है। तो उसको देखते हुए बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी मंदी अभी एक्सपेक्टेड नहीं है चने में, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राउंड पे हम लोग देखते हैं कि माल नहीं है। फिजिकली अगर देखा जाए तो माल की एक शॉर्टेज है बनी हुई। कोई भी एक छोटी डिमांड एक बाजार को 300-400 रुपए ऊपर बढ़ा सकती है। बाकी फसलों के तो अभी सोइंग जो हुई है वो फसल एज ऑफ नाउ ठीक ठाक इसमें है। इसका फसल का और नई यील्ड का ये तो अनुमान सिर्फ आप मिड फरवरी में जाके लग सकता है। लेकिन तो जो मैं आपसे गैदर कर पा रही हूँ मधुर जी, वो ये है कि बाजार टाइट हैं, लेकिन क्योंकि लिक्विडिटी कम है तो कोई बहुत तेजी मंदी यहाँ पर आने वाली नहीं है। अनलेस एक डिमांड निकल के आई तो फिर प्राइसेस यहाँ पर भाग जाएंगे। तो ऑफ कोर्स डिमांड को तो हम यहाँ पर वॉच करेंगे ही, लेकिन सरकारी पॉलिसीज को में से किन चीज़ों को आप वॉच करेंगे? मैम अभी येलो पीस का जो इंपोर्ट गवर्नमेंट अगर एक्सटेंड करती है, फ्री इंपोर्ट अगर कनाडा और रशिया से, तो एक सेंटिमेंटल 50-100 रुपए का चने में मंदा आ सकता है। उससे ज्यादा बड़ी मंदी नहीं लगती है। और क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में कनाडा और रशिया में मटर के दाम जो यूएस डॉलर्स में है, उसके हिसाब से आज के तारीख में नया इंपोर्ट करना और इंडिया में लाना उसकी पैरिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट के ये जो अगर गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं करती है तो फिर बाजार में एक 100-200 रुपए बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा डिमांड आ सकती है और थोड़ा एक रौनक बाजार में आ सकती है, जो कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट फॉरेन के पल्सेस को अलाउ करके इंडिया एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है। और येलो पीस ने बहुत बड़ा डेंट किया है तुअर प्राइसेस पे, मसूर प्राइसेस पे और चने के प्राइसेस पे। तो अब नई फसल सामने खड़ी है, तुअर की बहुत बड़ी फसल खड़ी है। हम देख रहे हैं कि तुअर अभी एमएसपी के आसपास है और एमएसपी के नीचे जा सकती है, लूज मंडी एमएसपी से नीचे जा सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये अपने बफर करने के लिए बहुत बड़ी गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी मिली है कि कई सालों बाद तुअर के प्राइसेस एमएसपी के नीचे आए। तो गवर्नमेंट ने इसको एनकैश करना चाहिए और इसको फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए सामने चने की भी गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से चने की पिछले साल से फसल बड़ी है, एकरेज बड़ा है। तो गवर्नमेंट ने येलो पीस के इंपोर्ट को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए, प्री इंपोर्ट को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। पॉइंट टेकन। तो मधुर जी, अब एक और चीज़, अब प्राइसेस कैसे देखेंगे आप? तुअर की बड़ी फसल है, सरकार एमएसपी पे खरीदारी करेगी। चने में भी यहाँ पर कुछ, जैसे आपने कहा कि सामने डिमांड थोड़ी सी वीक है, उसका ही असर यहाँ पर प्राइसेस में है। तो क्या रेंज बन सकती है? और हम बहुत लंबा नहीं जाएंगे, अगर 2025 फर्स्ट क्वार्टर की यहाँ पर बात करें तो क्या रेंज तुअर और क्या रेंज चने में आप बनता हुआ देखेंगे? तुअर में मैम कहीं पे भी 70 रुपए के आसपास की अच्छी ड्राई तुअर हो तो वो एक बॉटम रेंज, उससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। और ये कहीं पे भी 70 to 85 के रेंज में रह सकती है। और चने की बात करें तो चने में चना बाय ऑन डिप्स है। तो चने में जो दिल्ली बेंचमार्क है आज 6,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसमें 200 रुपए के नीचे बाजार नहीं जाते दिखता है मुझे। और ऊपर में 73-75 के रेंज में जा सकता है जनवरी फरवरी में। ऑल राइट, एक फाइनल चीज़ यहाँ पर मधुर जी, और अगर हम होलसेल और रिटेल के प्राइसेस देखें, और ऑफ कोर्स ये चना है और फिर दाल है और फिर फाइनल रिटेल है, यहाँ पर 2-3 भाव होते हैं जो एक कारोबारी यूजली बनता हुआ देखता है। लेकिन जो होलसेल और रिटेल में जो इतना बड़ा प्राइस डिफरेंस है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? और जिस तरह से सरकार ने भी बोला है कि चेक किया जाए, प्राइसेस के ऊपर नज़र रखी जाए, रिटेल के लिए प्राइसेस सही दाम पे किए जाएँ, तो इंडस्ट्री क्या कर रही है? मैम ऐसा है कि जैसे हमने बताया, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेलर्स को हम लोग मिले थे वीकेंड पे, और उन्होंने बताया कि एक ये टाइम लैग होता है प्राइसेस कम होने के बाद। उनको भी प्राइसेस कम करने के लिए 2 से 3 दिन लगता है माल लेके अपने सेंटर्स में पहुंचाना और नए प्राइसेस करना। तो एक ये हफ्ता 2 से 3 दिन मिनिमम, ऊपर में 10 दिन के ये एक टाइम लैग है। और इसके अंदर ये प्राइसेस करेक्ट ऑटोमेटिकली हो गए। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज रिटेल ऊंचे बेचेगा और जो अनऑर्गेनाइज रिटेल नीचे बेचेगा। तो ऑर्गेनाइज रिटेल को भी अपने प्रॉफिट्स और सेल्स को मेंटेन करना है। तो ये कॉम्पिटिटिव बाजार है, ये मोनोपोली मार्केट नहीं है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं पे भी हम लोग देखेंगे कि प्राइस ऑटोमेटिकली रिटेल में करेक्ट होते जाएंगे।
वो इमीडिएट प्रोसेस नहीं है कि होलसेल में या मिलर एंड पे प्राइसेस कम हुए तो रिटेल एंड में इमीडिएट कम होंगे, लेकिन उसको एक हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन मैक्सिमम ये पीरियड में प्राइसेस हम लोग देखेंगे कि प्राइसेस करेक्ट होंगे। डेफिनेटली रिटेलर्स को कम करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज ये अनऑर्गेनाइज रिटेल्स वाले जिनका टर्न अराउंड टाइम छोटा है और वो जल्दी शिप आउट कर सकते कोई भी उनकी इन्वेंट्री, तो उनसे उनको बहुत बड़ी कंपटीशन है। वेल एब्सोल्युटली, वीकेंड काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर रही, आपसे बात हुई और जैसे आपने कहा हमने रिलायंस रिटेल से भी बात करी और उन्होंने ही कहा था एक फुल प्रेजेंटेशन के तहत कि एक टाइम लैग रहता है होलसेल से रिटेल में आने में और क्लियरली काफ़ी लंबा टाइम लैग कभी कभी हो जाता है और ऑफकोर्स कंज्यूमर को इसमें हम एक सवाल उठाता हुआ भी देखते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वो कैलकुलेशंस भी हम यहाँ पर बहुत जल्दी शेयर करेंगे। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल दालों के प्राइसेस को? आपने वो रेंज सुनी तुअर और चना की जो मधुर जी ने यहाँ पर दी है। जी बिल्कुल मनीषा जी, पिछले साल जो चने का रहा ये बिल्कुल काफी अच्छा रहा और मुझे लगता है कि मधुर जी के लिए भी शायद सकारात्मक रहा हो। 6000 के भाव नीचे स्तर पर थे, ऊपर में 7800 के रेट गए, तो करीब करीब मतलब ये समझ लीजिए आप 25% की तेजी आई है। वहां से 1000 रुपीज का डाउनफॉल आया है क्योंकि सोइंग जो है ये थोड़ी बढ़कर आई है और स्वाभाविक है जब प्राइजेस इतने बढ़े तो सोइंग बढ़कर ही आनी थी। इनिशियली थोड़ा सा जो टेम्परेचर था ये थोड़ा सा हाई था जिसके चलते लगा प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अभी ठंड काफी अच्छी पड़ रही है और मौसम जो है फसल के लिए काफी अनुकूल है। लेकिन एक बात जरूर है इसमें, नाफेड के पास जो पिछले साल माल था उसके मुकाबले इस साल माल काफी कम है और अपना बफर इस साल दोबारा मेंटेन करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट जरूर मिलेगा। जिस फसल में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स कम होते हैं उन फसल में अत्यधिक गिरावट हमें देखने नहीं मिलती है, तो मेरे हिसाब से दिल्ली का जो बेंचमार्क चना है वो 6500 के आसपास कहीं पर भी आता है तो एक बढ़िया खरीदारी का अवसर रहेगा। दोबारा हमें 7500 के रेट इसमें देखने मिल सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि 6200 का लेवल इस बार चना तोड़ सकता है। वही अगर तुअर की बात मैं कहूं तो फसल जो है बहुत बढ़िया फसल है, सोइंग भी काफी बढ़कर थी और अराइवल्स अभी भी अगर हम सोलापुर देखते तो 40-50 मोटर की डेली अराइवल्स आ रही है। अकोला जो बेंचमार्क का माना जाता है तुअर के लिए वो 80-81 का रेट अभी बिल्टी का रेट चल रहा है। मेरे हिसाब से ये 7700 के रेट आ सकते हैं, वहां पर से इसमें दोबारा रिन्यूड बाइंग आ सकती है। 9000 से 9200 रेट इसमें तुअर में दोबारा बन सकते हैं। पॉइंट टेकन। और जी हाँ, ये साल सकारात्मक रहा मधुर जी के लिए। दिनेश जी मुझे वीकेंड पे ये मिले थे तो मैं इनको पूछ रही थी कि आपके लिए कैसा रहा साल, पैसा बना कि नहीं बना, तो उन्होंने बोला हाँ जी ठीक ठाक था, तो इसका मतलब है पैसा बना इनका। लेकिन मधुर जी बहुत शुक्रिया। दिनेश जी आपको कहना पड़ेगा काफ़ी सारी ये कमोडिटीज़ ट्रेड भी नहीं होती हैं फ्यूचर्स में, उसके बावजूद भी आप बहुत स्पॉट ऑन इनके बारे में जानकारी रखते हैं, प्राइसेस व्यू भी रखते हैं। मधुर जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए साथ में। तो वेल ये बात हुई एग्रीकल्चर की, लेकिन हम शो के ऊपर कर्टन डालें उससे पहले दिनेश जी आपसे नॉन एग्रो पे एक सेंस लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स ये हफ्ता थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रंकेटेड भी है, वॉल्यूम्स भी लगातार गिरती हुई नजर आएंगी, लेकिन भाव तो मूव कर रहे हैं और लोग शायद ट्रेड भी करना चाहेंगे। तो अगर एक कपल ऑफ टॉप ट्रेड्स आप नॉन एग्रो में शेयर करें। जी बिल्कुल, थोड़ा सा लेस वोलेटाइल रह सकता है सेशन क्योंकि छुट्टियों का माहौल है, मैक्सिमम वॉल्यूम्स काफी कम है, बट मुझे लगता है कि सिल्वर यहां से कहीं ना कहीं 90,050 जा सकती है। 90,050 में एक बार बिकवाली का रुख बन सकता है, एक ब्रेकडाउन लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा बाजार। 90,050 के आसपास सिल्वर बिकवाली की जा सकती है। डाउन साइड 89,200, 88,600 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 90,450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर भाई मैं क्रूड की बात करूं तो आई थिंक 59-59.20 के आसपास क्रूड बाइंग बन सकती है। 6010 का इसमें टारगेट और 5850 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। चलिए, वैसे तो आप सब लोग छुट्टी के मूड में होंगे, लेकिन अगर आप नॉन एग्रो में ट्रेड करना चाहते ही हैं तो चांदी और कच्चे तेल में दिनेश जी ने आपको वहां पर ट्रेंड्स बताए ही हैं। और ऑफ कोर्स आउटलुक एग्रो में कैसा रह सकता है 2025 में, वो हमारे आज सभी एक्सपर्ट्स ने आपके साथ डिस्कस किया है। दिनेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और आपको भी छुट्टियों की बहुत बहुत बधाई। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ की।